हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एग्जाम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स भी अच्छे जा रहे होंगे। जैसे कि मुझे भी पता है कि आपका नेक्स्ट एग्जाम है MZO005 का, जिसका टाइटल है जिनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका आराम से एग्जाम हो जाएगा। इसके पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी। एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया है आपका पीडीएफ के लिए। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि हमने इतने सारे ग्रुप्स बना दिए, इतने सारे नहीं है, 3 ही ग्रुप्स हैं, ठीक है। और एक ग्रुप वो अलग से अभी बनाया है सिर्फ पीडीएफ के लिए, क्योंकि आपको पता है उसमें चैटिंग नहीं होगी, ठीक है। उसका हमने चैट ऑफ कर रखा है, सिर्फ उसमें पब्लिक कर रखा है वैसे तो ग्रुप को, बट उसमें आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, चाहे बुक का पीडीएफ हो, असाइनमेंट का हो, सॉल्व असाइनमेंट हो, या फिर पीडीएफ हो इसके क्वेश्चन आंसर्स के, ठीक है। तो आप वो ज्वाइन कर लेना, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वो इसलिए बनाया क्योंकि भाई बच्चे जहाँ पे चैटिंग करते हैं जिस वाले ग्रुप में, वहाँ पे पीडीएफ नहीं मिल पाता कुछ बच्चों को, वो डायरेक्ट नीचे चैटिंग पे पहुंच जाता है, उनको ग्रुप पीडीएफ नहीं मिलता, ठीक है। पिन मैसेज वो नहीं देखते, इस वजह से वो बनाया है। नेक्स्ट उसमें देख लेना आप लोग, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं इतना कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपका ये कंप्लीट करा दूं एग्जाम से पहले। और आपका नेक्स्ट डे ही एग्जाम है MZOE001 का, जिसका पीडीएफ मैं पहले ही 3 दिन पहले अपलोड कर चुकी हूँ ग्रुप में, ठीक है। पर टेंशन नहीं लेना, इसके भी आपको आंसर्स एक बार वीडियो पे समझा दूंगी जितना मुझसे हो पाएगा, क्योंकि आपको इतने टाइम से पीडीएफ प्रोवाइड किया है तो आपने थोड़ा बहुत तो खुद से पढ़ा ही होगा। फिर भी मैं थोड़ा समझा दूंगी, कोशिश करूंगी। तो आज स्टार्ट करते हैं MZO005 के चैप्टर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। व्हाट आर इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स? डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ प्रोटीन बाय एक्सॉन शफलिंग। क्या है, आपको बताना है कि इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते क्या है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि प्रोटीन के इवोल्यूशन में एक्सॉन शफलिंग का क्या रोल है, मतलब किस तरीके से एक्सॉन शफलिंग के द्वारा प्रोटीन इवॉल्व हुए हैं, वो बताना है। साथ ही साथ इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते क्या है वो समझाना है। क्वेश्चन समझ गए, आंसर लिखिए। सो व्हाट आर द इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स? In simple terms, exons are the coding region of a gene that contain the information needed to be produce protein. क्या है, एक्सॉन्स वो रीजन है जीन के ऊपर जो कि कोड होने हैं। समझ लीजिए, ऐसा नहीं होता जीन, बट मैं आपको बता देती हूँ। ये जीन है आपका, जीन के ऊपर कुछ रीजन है जिनको हम एक्सॉन्स बोलते हैं, वो कोडिंग रीजन है कि यहाँ पे कोडिंग होगी, ठीक है। डीएनए कोड होगा और उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है जो कि प्रोटीन में प्रोड्यूस होनी चाहिए, वो यहाँ पे होगी। तो एक्सॉन्स कौन से रीजन है जीन के अंदर, जिसके अंदर कोडिंग होगी, कोडिंग रीजन्स। Introns, on the other hand, are non-coding regions for interrupt these sequences. Introns वो regions होते हैं जहाँ पे कोई coding नहीं होगी डीएनए की। Think of exons as a chapter in a book, while introns are like blank pages, important for structure but not a part of actual story. आप इसको एक एग्जांपल से याद रख सकते हैं, बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है मैंने। क्या है, एक बुक है, आप समझ लीजिए एक बुक की तरह है। बुक के अंदर आपको पता है चैप्टर्स दिए होते हैं आपके, और कुछ ना कुछ ब्लैंक पेपर्स भी बाद में पड़े रहते हैं उसमें, ठीक है। तो आप मान लीजिए जो आपके चैप्टर्स लिखे हुए हैं, जो एक्चुअल स्टोरी का पार्ट है, वो है एक्सॉन्स, मतलब वहाँ पे कोडिंग हो रही है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कुछ कंटेन है, चैप्टर्स के अंदर इन्फॉर्मेशन है, और साथ ही साथ कुछ ब्लैंक पेपर्स भी हैं, उसमें ब्लैंक पेजेस भी हैं, वो आपके हो गए आपके इंट्रॉन्स, जहाँ पे कोई कोडिंग नहीं हो रही, जहाँ एक्चुअल स्टोरी का रोल ही नहीं है उस पन्नों पर वो फिर भी स्ट्रक्चर देने के लिए काम कर रहे हैं बुक के अंदर, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इवोल्यूशन एंड हाउ प्रोटीन इवॉल्व थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सॉन शफलिंग। क्या है, अब प्रोसेस देख लेते हैं कि प्रोटीन कैसे इवॉल्व हुए हैं एक्सॉन शफलिंग के द्वारा। एक्सॉन शफलिंग क्या है? एक्सॉन शफलिंग इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउज फॉर रीअरेंजमेंट ऑफ एक्सॉन बिटवीन डिफरेंट जीन्स। एक्सॉन शफलिंग एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है जो अलाउ करता है कि डिफरेंट जीन्स के ऊपर जो इंट्रॉन्स एक्सॉन्स हैं आपके, वो रीअरेंजमेंट हो सके उनका। मतलब डिफरेंट टाइप के जो भी आपके जीन्स होंगे उसमें एक्सॉन्स का रीअरेंजमेंट, उनका मतलब शफल हो जाना, उनकी पोजीशन चेंज हो जाने को ही हम एक्सॉन शफलिंग बोलेंगे। शफलिंग का मतलब पता है आपको, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ठीक है। मतलब ये आपका पूरा जीन है, जीन का स्ट्रक्चर ये नहीं होता, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। एक आपका एक्सॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये अपनी जगह चेंज कर लेंगे, शफल हो जाएंगे, वही आपका एक्सॉन शफलिंग है। दिस इज व्हेन दिस हैपेंस, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सॉन्स कैन क्रिएट प्रोटीन विद नॉवल फंक्शंस। क्या है, जब अगर वो अपनी जगह चेंज करेंगे, शफल होंगे, तो एक्चुअली वो नया ट्रेड बना लेंगे, नया कॉम्बिनेशन बना लेंगे, जिससे उनके फंक्शन भी चेंज हो जाएंगे, नए प्रोटीन बन जाएंगे, और फंक्शन भी वो दूसरा परफॉर्म करेंगे। Each axon is a unique break. By mixing and matching these breaks, you can build entire new structure just like nature does with proteins. क्या है, आपको ये प्रोसेस बता रखा है कि कैसे एक्सॉन शफलिंग का प्रोसेस होता है। पहले तो हर एक एक्सॉन आपका एक यूनिक ब्रिक की तरह होता है, जैसे हम ईंट से घर बनाते हैं, वैसे ये ईंट की तरह है, जिसको आप मिक्स और मैच करके पूरा एंटायर स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे कि नेचर ने प्रोटीन्स का बनाया है। बाय प्रोसेस, दिस प्रोसेस हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस फॉर इवोल्यूशन। क्या है, इस प्रोसेस के इम्प्लीकेशंस है इवोल्यूशन के अंदर। It allows organism to adapt changing environment by generating protein diversity without needing to start from the scratch. क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना उसको, बिल्कुल एक टुकड़े से, मतलब कतरन टाइप से स्टार्ट नहीं करना, बिल्कुल नए से स्टार्ट नहीं करना, पर फिर भी वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लेता है, कुछ को जनरेट कर लेता है प्रोटीन डाइवर्सिटी को। एक्सॉन शफलिंग कैन लीड टू अपीयरेंस फॉर न्यू ट्रेड्स एंड फंक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स ओवर टाइम। क्या है, जो एक्सॉन शफलिंग है वो उस न्यू अपीयरेंस भी देते हैं, न्यू ट्रेड्स भी लाती है, और ऑर्गेनिज्म के अंदर नए फंक्शंस भी आने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट मे हेल्प एक्सप्लेन हाउ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम इवॉल्व फ्रॉम सिंपलर वन।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो जो एक्सॉन शफलिंग है वो आपको ये भी बता रही है कि कैसे सिंपलर वन से हम इवॉल्व हुए हैं और आज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम हमने अडाप्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये आपका एक्सॉन शफलिंग था। ये मैंने ना गलती से इस पर लगा दिया है, ये आपका चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर इसका है, इसमें आपको डायग्राम लिखा है, ठीक है, उसकी जगह मैंने यहाँ लिखा है चैप्टर नंबर 1 का है ये, नहीं चैप्टर नंबर 2 का 1 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है, ये मैंने फर्स्ट के 1 में अटैच कर दिया गलती से, तो आप इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का डायग्राम है, वो मैं अभी आंसर समझाऊंगी तब समझाती हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डिफाइन कंपैरेटिव जीनोमिक्स, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्थोलॉग्स एंड पैरालॉग्स। क्या है, आपको पहले कंपैरेटिव जीनोमिक्स बताना है कि क्या होता है कंपैरेटिव जीनोमिक्स, और फिर साथ ही साथ बताना है कि ऑर्थोलॉग्स और पैरालॉग्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कंपैरेटिव जीनोमिक्स इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट कंपेयर्स द जीनोम ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। क्या है, कंपैरेटिव जीनोमिक्स एक फील्ड है जिसमें डिफरेंट टाइप की स्पीशीज के जीनोम को कंपेयर किया जाता है। दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जीन फंक्शन एंड हाउ जेनेटिक वेरिएशन कंट्रीब्यूट टू द डाइवर्सिटी इन द लाइफ फॉर्म। क्या है, ये स्टडी हमें ये समझने में हेल्प करती है कि कैसे डिफरेंट टाइप की लाइफ फॉर्म में क्या क्या डाइवर्सिटी आई है, क्या उनका इवोल्यूशन रिलेशनशिप रहा है एक दूसरे के साथ, उनके क्या क्या जीन फंक्शंस हैं, कैसे जेनेटिक वेरिएशंस उनमें आई हैं। ठीक है, नाउ लेट्स ब्रेक डाउन टू की कॉन्सेप्ट, ऑर्थोलॉग्स एंड पैरालॉग्स। दीज टर्म्स आर क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ जीन्स इवॉल्व ओवर टाइम। क्या है, हमारे दो की कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, एक है ऑर्थोलॉग, एक है पैरालॉग, उनके बीच में हमें डिफरेंस लिखना है। तो ये दो टर्म क्या है, ये एक दो टर्म क्रूशियल टर्म्स हैं हमें ये समझने के लिए कि कैसे जीन इवॉल्व हुए हैं ओवर टाइम। फर्स्ट अप इज ऑर्थोलॉग। सबसे पहले हम ऑर्थोलॉग की बात करेंगे। ऑर्थोलॉग आर जीन्स इन डिफरेंट स्पीशीज दैट इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर जीन थ्रू स्पीशिएशन। क्या है, ऑर्थोलॉग वो जीन्स हैं डिफरेंट स्पीशीज के अंदर जो कि एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं स्पीशिएशन के दौरान। थिंक ऑफ दैम एज अ कजन इन द जेनेटिक फैमिली ट्री। एक हम जेनेटिक फैमिली ट्री बनाते हैं, तो आप इसको ऑर्थोलॉग को इस तरीके से समझ लीजिए कि वो इसके कजन्स हैं। ठीक है, मतलब उससे इवॉल्व हुए हैं, कजन्स ही होंगे। दे यूजुअली रिटेन द सेम फंक्शन अक्रॉस द स्पीशीज। क्या है, इनके जो भी फंक्शंस होते हैं वो सेम फंक्शन पूरी स्पीशीज के अंदर वो रिटेन करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हीमोग्लोबिन जीन इज इन ह्यूमन एंड इट काउंटर पार्ट इन माइस आर ऑर्थोलॉग। क्या है, एक एग्जाम्पल दिया है इसमें क्या कि जो हीमोग्लोबिन होता है आपके जीन, मतलब हीमोग्लोबिन जीन होता है ह्यूमन के अंदर, वही माइस मतलब चूहे के अंदर वही काउंटर पार्ट की तरह काम करता है हीमोग्लोबिन जीन। ठीक है, इसी को हम ऑर्थोलॉग बोलेंगे। दे परफॉर्म सिमिलर रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट डिस्पाइट बीइंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। क्या है, ये परफॉर्म करते हैं सिमिलर रोल जैसे कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैरालॉग्स। पैरालॉग्स क्या होता है, पैरालॉग्स आर जीन्स विद द सेम स्पीशीज दैट हैव इवॉल्व्ड बाय डुप्लीकेशन एंड मे हैव डाइवर्ज्ड टू टेक अ न्यू फंक्शंस। क्या है, ये तो स्पीशीएशन से हुए हैं, पर जो पैरालॉग्स हैं, पैरालॉग्स वो जीन्स हैं जो कि सेम स्पीशीज में पाए जाते हैं और डुप्लीकेशन के द्वारा इवॉल्व हुए हैं वो, और डाइवर्ज्ड टू टेक न्यू फंक्शंस, मतलब वो डाइवर्ज थे और उन्होंने नए फंक्शंस को अडेप्ट कर लिया। यू कैन थिंक ऑफ दैम एज सिबलिंग्स इन दी जेनेटिक फैमिली। ये तो कजन थे, चाचा ताऊ के हो गए थे, ये समझ लो आप। ठीक है, मतलब इतना इंटरकनेक्टेड नहीं थे, स्पीशीएशन के थ्रू तो हो रहा है, बट ये सिबलिंग्स है, मतलब बिल्कुल सगे भाई बहन की तरह है। ठीक है, an example would be different type of globin genes found in human like alpha and beta globin with each with specialized role in our body। क्या है, एक एग्जांपल देख लें, जैसे कि हमारा ग्लोबिन जीन होता है, वो हीमोग्लोबिन जीन, वो भी अल्फा और बीटा ग्लोबिन में बता होता है, पर दोनों मिलके अपना अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो ये इनका डिफरेंस था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ही वो डायग्राम था जो मैं इसमें समझाऊंगी आपको। चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस विद डायग्राम द डिफरेंट टाइप ऑफ रिपीट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक जीनोम। यूकैरियोटिक जीनोम के अंदर कौन से रिपीट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के एलिमेंट वो प्रेजेंट हैं, वो आपको इसमें लिखने हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ यूकैरियोटिक जीनोम इज मेड अप ऑफ रिपीट एलिमेंट। आप अगर एक सिग्निफिकेंट पोर्शन भी देखेंगे यूकैरियोटिक जीनोम के अंदर, तो वो भी रिपीट एलिमेंट से मिलकर बना होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ रिपीट एलिमेंट एंड देयर रोल। डिफरेंट टाइप के रिपीट एलिमेंट कौन कौन से हैं और उनके क्या रोल हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट अप वी हैव ट्रांसपोसेबल एलिमेंट। सबसे पहले हमारे पास होता है ट्रांसपोसेबल एलिमेंट, ऑफन कॉल्ड जंपिंग जीन। इनको अक्सर जंपिंग जीन भी बोलते हैं। दीज कैन मूव अराउंड विद इन दी जीनोम एंड आर क्लासिफाइड इन 2 मेन कैटेगरीज। क्या है, ये जीनोम के अराउंड मूव करते रहते हैं ट्रांसपोसेबल एलिमेंट, और ये 2 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है इनको, क्लास 1 एंड क्लास 2। द क्लास 1 एलिमेंट आर रेट्रो ट्रांसपोसन्स रेप्लिकेट थ्रू दी आरएनए इंटरमीडिएट। क्या है, क्लास 1 एलिमेंट को हम रेट्रो ट्रांसपोसोन्स भी बोलते हैं, जो कि रेप्लिकेट करते हैं आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू। दे इंक्लूड लाइन्स, ये इनके अंदर लाइन्स होती हैं, लॉन्ग
इंटरस्प्रेड न्यूक्लियर एलिमेंट, लाइन मीन्स लॉन्ग इंटरस्प्रेड न्यूक्लियर एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, और साइंस शॉर्ट इंटरस्प्रेड न्यूक्लियर एलिमेंट, मतलब लॉन्ग इंटरप्रेड न्यूक्लियर एलिमेंट भी है इसमें और शॉर्ट इंटरप्रेड न्यूक्लियर एलिमेंट भी इसमें पाए जाते हैं। लाइन कैन कोड फॉर प्रोटीन्स वाइल साइंस आर डिपेंड ऑन द लाइन फॉर रेप्लिकेशन, जबकि लाइन्स हैं लॉन्ग इंटरस्प्रेड न्यूक्लियर एलिमेंट वो कोड करते हैं प्रोटीन्स को, बल्कि जो साइंस है आपकी शॉर्ट इंटरस्प्रेड न्यूक्लियर एलिमेंट वो डिपेंड करती हैं लाइन के ऊपर अपने रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड क्लास सेकेंड आर नोन एज डीएनए ट्रांसपोसोन्स, क्या है जो आपका सेकेंड क्लास है एलिमेंट की उसको हम डीएनए ट्रांसपोसोन्स भी बोलते हैं। दे मूव डायरेक्टली एज डीएनए एंड ऑफन यूज अ कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म टू इंसर्ट देमसेल्फ इन अ न्यू लोकेशंस, क्या है ये डायरेक्टली मूव करती हैं डीएनए तक, और अक्सर इनको कट और पेस्ट मैकेनिज्म के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये क्या करती हैं खुद को कट एंड पेस्ट करती हैं नई लोकेशन पर और इंसर्ट कर लेती हैं नई लोकेशन के अंदर। नेक्स्ट वी हैव सैटेलाइट डीएनए, हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर सैटेलाइट डीएनए विच कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट रिपीटेटिव सीक्वेंस दैट हैव डिस्टिंक्ट रीजन्स इन दी जीनोम, क्या है नेक्स्ट हमारे पास होता है सैटेलाइट डीएनए विच कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट रिपीटेटिव सीक्वेंस, इसके अंदर साइंस प्रेजेंट है और क्या है शॉर्ट रिपीटेटिव सीक्वेंस जो कि डिफरेंट रीजन्स के अंदर पाई जाती हैं जीनोम के। These are often found in the heterochromatin and play a crucial role in chromosome structure and function. ये ज़्यादातर अक्सर हेट्रोक्रोमेटिन के पास पाई जाती है और ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और फंक्शन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन वी हैव माइक्रोसैटेलाइट, नेक्स्ट हमारे पास होता है माइक्रोसैटेलाइट और शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, इसको शॉर्ट टेंडम रिपीट्स भी बोलते हैं हम। These are short sequences in 1 to 6 base pairs repeated multiple times, क्या है ये जो हैं आपके STRs ये शॉर्ट सीक्वेंसेस हैं जो कि 1 से 6 बेस पेयर तक रिपीट होते हैं, वो भी मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं। दे आर हाईली पॉलीमॉर्फिक एंड यूजफुल इन जेनेटिक स्टडीज इंक्लूडिंग फॉरेंसिक एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, क्या है इसको पॉलीमॉर्फिक तरीके से भी यूज़ किया जाता है और इसको जेनेटिक स्टडी में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉरेंसिक साइंस में और पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर। फाइनली वी हैव मिनी सैटेलाइट्स, नेक्स्ट हमारे पास होता है मिनी सैटेलाइट्स विच आर लॉन्गर टेंडम रिपीट्स ऑफ 10 to 100 बेस पेयर्स, क्या है इनको हम लॉन्गर टेंडम रिपीट्स भी बोलते हैं जो कि 10 से 100 बेस पेयर तक की होती है। दे ऑल्सो शो हाई वेरिएबिलिटी अमंग डिफरेंट एंड आर ऑफन यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इनको अक्सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज़ किया जाता है। तो इसका ये रिपीटेटिव एलिमेंट्स थे, इसका एलिमेंट का आप डायग्राम देख लीजिए, ये आपका रिपीटेटिव एलिमेंट का डायग्राम है, ठीक है। ये आपका टीआरएनए अनरिलेटेड रीजन, लाइन डिराइव्ड रीजन, डायरेक्ट रिपीट यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये आपके डायग्राम ऐसे बना देना बस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर ट्रांसपोसेबल एलिमेंट, ट्रांसपोसेबल एलिमेंट्स क्या हैं वो बताना है। एड अ नोट ऑन मिनिएचर इन्वर्टेड रिपीट ट्रांसपोसेबल एलिमेंट एंड रेट्रो ट्रांसपोसन्स, क्या है आपको एक शॉर्ट नोट भी लिखना है साथ में, क्या है मिनिएचर इन्वर्टेड रिपीटेड ट्रांसपोसेबल एलिमेंट के ऊपर और साथ ही साथ रेट्रो ट्रांसपोसन्स क्या है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट भी लिखना है, ठीक है। नाम बड़े अजीब है इनके, कोई नहीं याद हो जाएगा। ट्रांसपोसेबल एलिमेंट ऑफन कॉल्ड जंपिंग जीन्स आर फैसिनेटिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए दैट कैन मूव अराउंड विद इन अ जीनोम, ट्रांसपोसेबल एलिमेंट हमने भी देखा उनको अक्सर हम जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं, जो कि फैसिनेटिंग सेगमेंट्स होती हैं डीएनए के ऊपर, जो कि एक जीनोम जो आपका डीएनए का जीनोम है उसके अराउंड मूव करता रहता है, जंप करता रहता है। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन जेनेटिक डाइवर्सिटी, इवोल्यूशन एंड इवन द जीन रेगुलेशंस, क्या है ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर, इवोल्यूशन के अंदर और साथ ही साथ रेगुलेशन ऑफ जीन के अंदर भी। देयर आर 2 प्राइमरी टाइप डीएनए ट्रांसपोसोन्स एंड रेट्रो ट्रांसपोसोन्स, ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो डीएनए ट्रांसपोसोन्स और नेक्स्ट आपका रेट्रो ट्रांसपोसोन्स। फर्स्ट द रेट्रो ट्रांसपोसोन, पहले रेट्रो ट्रांसपोसोन की बात करते हैं। दीज एलिमेंट्स कॉपीड themselves and inserted the new copied into a different location in the gene। रेट्रो ट्रांसपोसोन्स क्या है, ये एलिमेंट खुद को ही कॉपी करती हैं और अपनी ही न्यू कॉपी को इंसर्ट करती हैं डिफरेंट लोकेशन के अंदर जीनोम की। दे डू दिस थ्रू एन आरएनए इंटरमीडिएट विच मीन्स दे फर्स्ट गेट ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए एंड देन रिवर्स ट्रांसक्राइब बैक टू डीएनए। ये कैसे करते हैं ये प्रोसेस कि भाई खुद को ये कॉपी करके इंसर्ट करेंगे जीनोम की डिफरेंट लोकेशन के अंदर, ये करती हैं एक प्रोसेस के द्वारा आरएनए इंटरमीडिएट के द्वारा, जिसमें ये पहले तो खुद को ट्रांसक्राइब करती हैं आरएनए के अंदर और फिर रिवर्स ट्रांसक्राइब करती हैं खुद को डीएनए के अंदर। This process can lead to significant genomic change influencing gene expression and contributing to the genetic variation। क्या है ये प्रोसेस है जो जीनोमिक चेंज लेके आता है, साथ ही साथ जीन एक्सप्रेशन को भी इन्फ्लुएंस करता है और जेनेटिक वेरिएशन भी लेके आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिनिएचर इन्वर्टेड रिपीट ट्रांसपोसेबल एलिमेंट और मिट्स।
आप देख लेते हैं आप दूसरा आपका मिनिएचर इन्वर्टेड रिपीट ट्रांसपोसेबल एलिमेंट, जिसको मिट्स भी बोलते हैं शॉर्ट में। मिट्स आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसपोसोन कैरेक्टराइज्ड बाय द स्मॉल साइज एंड इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंसेस एट द बोथ एंड। क्या है, जैसे मिनिएचर का मतलब ये स्मॉल होता है, तो आप इससे समझ जाइए क्या है कि मिट्स आपके कुछ स्पेसिफिक टाइप के डीएनए ट्रांसपोसोन हैं जिनका साइज स्मॉल होता है और उनके पास जो है इन्वर्टेड रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं, इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस होते हैं बोथ एंड पे, दोनों ही एंड पे रिपीट इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस पाए जाएंगे और इनका साइज बड़ा छोटा होता है। दे डोंट कैरी एनी जीन फॉर एंजाइम नीडेड फॉर दिस देयर मूवमेंट, रिलाइंग इंस्टेड ऑन अदर ट्रांसपोसेबल फॉर असिस्टेंस। क्या है, इनके पास किसी जीन्स की इनको या एंजाइम्स की जरूरत नहीं होती है उनके मूवमेंट के लिए, बल्कि ये दूसरे ट्रांसपोसेबल के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि वो इनको हेल्प करें। डिस्पाइट देयर स्मॉल साइज मिट्स कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन द जीनोम। ये मैं सोचिए आपके इनका साइज बड़ा स्मॉल है, इस वजह से ये कुछ नहीं कर सकते, बट अपना बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये जीनोम के ऊपर डालते हैं। दे ऑफन इंसर्ट themselves into a new genes potentially acting their function and expression। ये क्या करते हैं, अक्सर अपने आप को इंसर्ट कर लेते हैं नियर जीन्स के अंदर, जीन्स के पास इंसर्ट कर लेते हैं और अल्टर करते हैं उसके स्ट्रक्चर को भी और फंक्शन को भी चेंज कर देते हैं। बोथ रेट्रो ट्रांसपोसन्स एंड मिट्स हाईलाइट्स अ डायनेमिक नेचर ऑफ जीनोम। दे कैन कंट्रीब्यूट टू इवोल्यूशन बाय क्रिएटिंग अ जेनेटिक डाइवर्सिटी, बट they can also pose risky by disrupting essential genes or regulatory elements। क्या है, ये दोनों के दोनों रेट्रो ट्रांसपोसोन्स और मिट्स दोनों के दोनों ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जीनोमिक्स के अंदर और कंट्रीब्यूट करते हैं अपने आप को इवोल्यूशन के लिए और जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए भी। ठीक है, तो ये इनके ऊपर एक शॉर्ट नोट था। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 3 देख लेते हैं। कोशिश करूंगा मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर आपके कंप्लीट करा के चलूँ। ठीक है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। आपको इसमें बताना है कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का मैकेनिज्म क्या है बैक्टीरिया के अंदर, और साथ ही साथ इसका डायग्राम भी बनाना है, जो कि आज आपके एग्जाम में आया भी था MZO005004 के अंदर, उसमें भी था ये जीन ट्रांसफर, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इसमें भी है, बट पढ़ लेते हैं, आपको याद तो हो गई। बैक्टीरिया कैन शेयर देयर जीन with each another even if they are not related. This process is called horizontal gene transfer। क्या है, बैक्टीरिया अपना जीन को शेयर कर सकता है दूसरे बैक्टीरिया के साथ, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, चाहे वो आपस में क्लोजली रिलेटेड हो या ना हो, उनके साथ ही अपने जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। इट इज़ अ की प्लेयर इन हाउ बैक्टीरिया इवॉल्व एंड अडेप्ट। ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर जो इनका मैकेनिज्म है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका इसके इवोल्यूशन में भी और अडेप्टेशन में भी। लेट्स ब्रेक डाउन द 3 मेन मैकेनिज्म, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। 3 मैकेनिज्म के थ्रू ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर करता है। एक है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है आपका ट्रांसडक्शन, तीसरा है आपका कॉन्जुगेशन। फर्स्ट अप ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे करेगा, दिस अकर व्हेन अ बैक्टीरियम टेक अ फ्री फ्लोटिंग डीएनए फ्रॉम एनवायरनमेंट। ये कब होगा ट्रांसफॉर्मेशन, जब आपका बैक्टीरिया फ्री फ्लोटिंग डीएनए एनवायरनमेंट से ले ले। इमेजिन अ बैक्टीरिया अब्सॉर्बिंग जेनेटिक मटेरियल रिलीज्ड बाय द डेड सेल इन once inside the DNA can integrated into the replicant genome, potentially giving new traits like antibiotic resistance। क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे करेगा ये कि जो एनवायरनमेंट में डीएनए पड़ा होगा उसको लपक के अपने अंदर ले लेगा, फ्लोटिंग डीएनए को। कैसे, अगर बगल में कोई बैक्टीरिया डेड हो गया है तो उसका डीएनए वहीं पड़ा होगा, उसको ये ले लेता है, जिसकी वजह से इसमें पोटेंशियली नए ट्रेट्स बन जाते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इनमें बन जाता है। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन प्रोसेस से कैसे करते हैं, दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व बैक्टीरियोफेज। इसके अंदर बैक्टीरियोफेज रोल प्ले करता है आपका, जो कि एक वायरस है जो कि इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। व्हेन बैक्टीरियोफेज अटैक टू द बैक्टीरियम, इट कैन एक्सीडेंटली पिक अप सम ऑफ दैट बैक्टीरियम डीएनए। जब आपका ये बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक करता है बैक्टीरियम को, तो ये एक्सीडेंटली उसका डीएनए को पिक कर लेता है, उठा लेता है। व्हेन इट गोज ऑन इन्फेक्ट अनदर बैक्टीरियम, इट कैन ट्रांसफर दिस डीएनए अलॉन्ग विद इट्स ओन वायरल डीएनए। क्या है, जैसे ही ये दूसरे वायरस के मतलब दूसरे डीएनए उसके पास जाता है बैक्टीरिया के पास, तो ये उसके डीएनए में ट्रांसफर कर देता है इसका खुद का डीएनए भी। दिस वे जेनेटिक मटेरियल होप्स फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसी के द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के भी ये इनका जीन ट्रांसफर हो जाता है। फाइनली देयर इज कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्जुगेशन मेथड। दिस इज लाइक बैक्टीरियल मेटिंग। ये आपका बैक्टीरियल मेटिंग की तरह है। वन बैक्टीरिया फ्रॉम अ फिजिकल कनेक्शन विद another through a structure called pilus, it then transfer genetic material directly to its partner। क्या ये मेटिंग की तरह है, जैसे रिप्रोडक्शन होता है, मतलब मेटिंग होता है, इंटरकोर्स होता है, उसकी तरह है। इनके पास एक पार्ट होता है पीलस, वो पीलस अपने दूसरे बैक्टीरिया से कनेक्ट करके ये डायरेक्टली अपने दूसरे पार्टनर को अपना जेनेटिक मटेरियल दे देते हैं। दिस ऑफन इन्वॉल्व प्लाज्मिड स्मॉल रिंग्स ऑफ डीएनए दैट कैरी एडवांटेजियस जीन्स।
ये साथ ही साथ इन्वॉल्व करता है इसमें प्लाज्मिड्स को भी, जो कि स्मॉल रिंग होती है डीएनए की, जो कि डिफरेंट टाइप के एडवांटेजेस जीन्स के कैरी करके रखती हैं। टू रीकैप, ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व टेकिंग अप फ्री डीएनए फ्रॉम द एनवायरमेंट। अगर रीकैप करें हम तो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन आपका प्रोसेस था जिसमें एनवायरमेंट से डायरेक्ट डीएनए ले लेता था बैक्टीरिया। ट्रांसडक्शन में क्या था, वायरस रैप करता है डीएनए के साथ और बैक्टीरिया को दे देता है। और तीसरा था आपका कॉन्जुगेशन, जो कि डायरेक्ट ट्रांसफर करता है फिजिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा। दीज मैकेनिज्म्स एनेबल बैक्टीरिया टू रैपिड अडैप्ट न्यू चैलेंजेस लाइक एंटीबायोटिक्स और एनवायरमेंटल चेंजेस। क्या है, ये तीनों के तीनों मेथड्स इंपॉर्टेंट होते हैं बैक्टीरिया को अडेप्ट करने के लिए न्यू ट्रेड्स को। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ, ये आपका तीनों मेथड्स इसमें बने हैं। ठीक है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, इसको देख लेना आप। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ द लोकेशन ऑफ जीन्स इन अ जीनोम कैन बी आइडेंटिफाइड बाय कॉम्पिटिशनल मेथड और एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, एक्सप्लेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जीन्स की कैसे लोकेशन हम जीनोम के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं एक मेथड के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिशनल मेथड, और एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किया जाता है, उसको एक्सप्लेन करना है। मतलब आपको बताना है कि जीनोम के अंदर जीन की जो लोकेशन है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कॉम्पिटिशनल मेथड या एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के द्वारा, उसको एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, आंसर देखते हैं। द आइडेंटिफाइंग the location of gene in a genome is a fascinating blend of computational method and experimental analysis. Let's break down. क्या है, ये दोनों के दोनों ही मेथड्स आपके फैसिनेटिंग ब्लेंड हैं, जो कि आपके जीनोम को बताते हैं जीनोम के अंदर कितने टाइम किस लोकेशन पे जीन्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वी हैव कॉम्पिटिशनल मेथड। सबसे पहले हम देखें कॉम्पिटिशनल मेथड से कैसे इनकी लोकेशन पता करते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्लेज अ क्रूशियल रोल हियर। यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साइंटिस्ट यूज एल्गोरिथम टू एनालाइज डीएनए सीक्वेंसेज एंड प्रिडिक्ट जीन लोकेशंस। क्या है, यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो कुछ एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं कि वो डीएनए के सीक्वेंस को एनालाइज कर सकें और प्रिडिक्ट कर सकें जीन की लोकेशन को। वन कॉमन अप्रोच इज जीन प्रिडिकेशंस सॉफ्टवेयर which scan the gene for open reading frames or ORFs. These are stretches of DNA that could potentially code for protein. क्या है, एक कॉमन अप्रोच ये क्या लगाते हैं कि एक होती है जीन प्रेडिकेशन सॉफ्टवेयर, उससे ये स्कैन करते हैं जीनोम को, जो कि रीड कर लेता है, मतलब जो कि देखता है ओपन रीडिंग फ्रेम्स को, जिसको हम ORF भी बोलते हैं। ये ओपन रीडिंग फ्रेम्स क्या है, ये कुछ स्क्रैचेस हैं डीएनए के ऊपर जो कि पोटेंशियली कोड करते हैं प्रोटीन के लिए। तो इन्हीं कोडिंग रीजन्स को, मतलब जो ये स्क्रैचेस हैं डीएनए के ऊपर ORF, उनको ये स्कैन कर लेता है। टूल्स लाइक ऑगस्टस एंड जेनमार्क आर पॉपुलर फॉर द पर्पस। इसमें दो टूल्स यूज़ होते हैं, ऑगस्टस और जेनमार्क, ये दो पॉपुलर टूल हैं इस पर्पस के लिए, मतलब ये मेथड के अंदर यूज़ होते हैं। दे यूटिलाइज known gene structure and sequence to make educated guesses about where new genes might be located. यही टूल्स के द्वारा ही इसको स्टडी किया जाता है कि कहाँ पे नए ट्रेड्स लोकेट हैं और उनकी लोकेशन को पता लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव जीनोमिक डेटाबेस। नेक्स्ट हमारे पास होता है जीनोमिक डेटाबेस। रिसर्चर्स कैन कंपेयर सीक्वेंस अगेंस्ट लार्ज डेटाबेस लाइक जीन बैंक एंड असेंबल। क्या है, जीनोमिक डेटाबेस को यूज़ करके कैसे करते हैं कि रिसर्चर्स जो हैं वो कंपेयर करते हैं सीक्वेंस को डीएनए के और लार्ज डेटाबेस को देखते हैं जेनबैक और असेंबल के अंदर। इट इज़ अ सीक्वेंस मैचेस एन ऑलरेडी आइडेंटिफाइड जीन, वी कैन इन्फर इट्स लोकेशन। क्या है, जो ये सीक्वेंस से मैच करते हैं वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड जीन होता है जो कि आपको लोकेशंस को बताता है। दिस कंपैरेटिव जीनोमिक अप्रोच इज पावरफुल बिकॉज इट लीवरेज एग्जिस्टिंग इन नॉलेज टू आइडेंटिफाई न्यू जीन लोकेशन। जो ये कंपैरेटिव जीनोमिक अप्रोच ये यूज़ कर रहे हैं ये पावरफुल है क्योंकि ये आपको बता रहा है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है उसके अंदर, और साथ ही साथ नए जीन लोकेशंस को भी आइडेंटिफाई करने का तरीका बता रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के थ्रू कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। दिस टेक्निक लाइक क्रोमेटिन इम्यूनो क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन सीक्वेंसिंग। क्या है, इस मेथड के अंदर एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन सीक्वेंस। ठीक है, शॉर्ट में इसको ये बोलते हैं CHIP सीक्वेंस। कैन आइडेंटिफाई बाइंडिंग साइट ऑफ द प्रोटीन एसोसिएटेड विद जीन रिलीविंग देयर रेगुलेटरी जीन्स। क्या है, ये आइडेंटिफाई करता है कि साइट कौन सी है बाइंडिंग की प्रोटीन के साथ, मतलब जीन्स कौन सी साइट पे बाइंड कर रहे हैं प्रोटीन के साथ, और रिवील करता है इसके रेगुलेटरी रीजन्स को। अनदर मेथड इज RNA सीक्वेंसिंग। इस मेथड से तो ये पता लगा लेते हैं कि भाई कौन से रीजन पे प्रोटीन बाइंड कर रहा है जीन्स के साथ, तो वो रीजन इसका पता चल जाएगा कि यहाँ पे जीन लोकेट है। नेक्स्ट आपका मेथड होता है RNA सीक्वेंसिंग। RNA सीक्वेंसिंग शॉर्ट में भी बोलते हैं इसको, विच हेल्प पिन पॉइंट वेयर जीन्स आर एक्टिवली एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट टिश्यूज और कंडीशंस। इसके अंदर क्या है, पिन पॉइंट करते हैं जीन्स जो कि एक्टिवली एक्सप्रेस्ड भी होते हैं डिफरेंट टिश्यू और कंडीशंस के अंदर, उससे इसकी लोकेशन पता लगाई जाती है।
फाइनली वी हैव जीनोम मैपिंग। नेक्स्ट हमारे पास होती है जीनोम मैपिंग टेक्निक, जिसको हम फ्लूरेसेंस इन सेटू हाइब्रिडाइजेशन और फिश भी बोलते हैं, विच अलाउज साइंटिस्ट टू विजुलाइज द फिजिकल लोकेशंस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम्स। फिश के द्वारा क्या है, साइंटिस्ट को ये देखने में आसानी होती है, विजुलाइज कर लेते हैं इनके फिजिकल लोकेशंस को ही क्रोमोसोम के ऊपर। दिस एक्सपेरिमेंट अप्रोच प्रोवाइड क्लियर टेंजेबल वे टू कंफर्म कॉम्पिटिशनल प्रेडिकेशंस। ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं इनको एक सिंपल वे कॉम्पिटिशनल प्रेडिकेशन के अंदर कि भाई कहाँ कहाँ पे जीन्स लोकेटेड है, उनकी लोकेशन बताने में हेल्प करते हैं ये मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन सूडो जीन्स एंड एक्सप्लेन देयर टाइप्स। आपको बताना है कि सूडो जीन्स क्या है और इनके कितने टाइप्स होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स आपको बताने हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं। नॉट ऑल जीन्स इन आवर डीएनए इज फंक्शनल। सबसे पहले जान लीजिए आप, छोटी सी लाइन क्या है कि भाई हर एक जीन हमारे अंदर डीएनए, जो हर एक जीन हमारे डीएनए में पाए जा रहे हैं वो फंक्शनल नहीं होते, कि भाई कुछ ना कुछ फंक्शनल काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं होते। सूडो जीन्स आर सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट रिजेंबल फंक्शनल जीन बट आर नॉन फंक्शनल। सूडो जीन्स वही डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं जो कि दिखते तो भाई फंक्शनल जीन्स की तरह है, कि काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं कुछ ना कुछ, बट होते ये नॉन फंक्शनल है। दे अराइजेस फ्रॉम म्यूटेशंस और जीन डुप्लीकेशंस एंड वाइल दे मे लुक लाइक देयर should produce proteins, but they don't think of them as a genetic relics left over from the evolutionary process। क्या है, ये जो सूडो जीन्स हो रहे हैं वो म्यूटेशंस के थ्रू भी हो सकते हैं। म्यूटेशंस मतलब आपका जीन्स में कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो गए, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। जीन डुप्लीकेशन की वजह से भी हो सकते हैं ये सूडो जीन्स, मतलब दिखने में वो फंक्शनल जीन की तरह हो बट काम कुछ नहीं करते, और ये प्रोटीन को सिंथेसाइज भी नहीं करते। इनको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो जेनेटिक रेलिक्स हैं वो लेफ्ट ओवर हो गए, यहीं पर रह गए हैं एवोल्यूशन के अंदर ही। देयर आर 2 मेन टाइप सूडोजीन्स। हमारे पास 2 मेन टाइप के सूडोजीन्स पाए जाते हैं, प्रोसीड सूडोजीन्स एंड नॉन प्रोसीड सूडोजीन्स। देख लेते हैं ये दोनों क्या है, प्रोसीड सूडोजीन्स और नॉन प्रोसीड सूडोजीन्स। प्रोसीड सूडोजीन्स ओरिजिनेट फ्रॉम मैसेंजर आरएनए दैट गेट रिवर्स ट्रांसक्राइब्ड बैक इनटू डीएनए। क्या है, प्रोसीड सूडोजीन्स ओरिजिनेट होते हैं आपके मैसेंजर आरएनए के थ्रू और ये वापस से रिवर्स ट्रांसक्राइब हो जाते हैं डीएनए के अंदर। दिस मीन्स दे स्किप द यूजुअल पाथ बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। इसका मतलब क्या है कि ये रिवर्स डीएनए में ट्रांसक्राइब हो गए। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो मेन पाथ था इनका कि प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेट हो, वो इन्होंने छोड़ ही दिया, प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेट नहीं हो रही है, बिकॉज दे ओनली फ्रॉम mRNA दे because they come from mRNA, they often lack introns and the non-coding region of the gene, making them simpler in the structure। क्या है, ये mRNA से आ रहे हैं, इसका मतलब इनके पास इंट्रॉन्स भी नहीं है, जो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं वो भी नहीं है, जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा सिंपल है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड नॉन प्रोसीड सूडोजीन्स अराइजेस फ्रॉम जीन डुप्लीकेशन। इवन जो नॉन सूडोजीन्स होते हैं, नॉन प्रोसीड सूडोजीन्स हैं, वो आते हैं आपके जीन डुप्लीकेशन के द्वारा। दिस duplicate can accumulate mutations over time, rendering them inactive. They still retain their original structure including the introns and exons, but mutations prevent them from producing functional proteins। क्या है, ये डुप्लीकेट के द्वारा हो रहे हैं, डुप्लीकेट इवेंट जो हो रहे हैं, डुप्लीकेशन का इवेंट हो रहा है, जीन डुप्लीकेशन, उसके कारण ये हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो डुप्लीकेशन म्यूटेशन हुआ था वो एक्यूमुलेट होकर रह जाता है इनके अंदर और साथ ही साथ इनको इनएक्टिव बना देता है कि ये कोई फंक्शनल काम ना करें, बट इनका जो स्ट्रक्चर है वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर की तरह ही रहता है। इंट्रॉन्स एक्सॉन्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं इनमें, पर म्यूटेशन के कारण ये कुछ ना कुछ फंक्शनिंग नहीं कर पाते, प्रोटीन को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। सो व्हाई डू वी केयर अबाउट सूडोजीन्स। तो हम ये सूडोजीन्स पढ़ क्यों रहे हैं, हमें पढ़ने की जरूरत क्या है और हम क्यों समझ रहे हैं इसको। वाइल दे डोंट कोड फॉर प्रोटीन्स दे कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन जीन रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन। क्या है, ये प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे पर फिर भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं जीन रेगुलेशन और एवोल्यूशन के अंदर। सम स्टडीज सजेस्ट दैट दे माइट इन्फ्लुएंस द एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शनल जीन काउंटरपार्ट बाय एक्टिंग एज अ ट्रैप फॉर रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स। क्या है, ये क्या कर सकते हैं, ये कुछ स्टडीज़ ये बताती हैं कि ये जो आपका फंक्शनल जीन है, फंक्शनल जीन के काउंटर पार्ट्स होते हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके लिए मतलब ट्रैप की तरह काम कर सकते हैं। जो भी उसके रेगुलेटरी मॉलिक्यूल उसके पास आएंगे कोड होने के लिए, उसको एक ट्रैप की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सूडोजीन्स। चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्टोम्स एंड प्रोटियोम्स। ट्रांसक्रिप्टोम्स और प्रोटियोम्स के बारे में आप क्या जानते हैं, ये क्या 2 टाइप के कॉन्सेप्ट हैं, इनके ऊपर शॉर्ट टाइप में आपको नोट्स लिखने हैं, समझ लीजिए। ठीक है,
आंसर देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्टोम्स एंड प्रोटियोम्स, टू की कॉन्सेप्ट इन मॉलिकुलर बायोलॉजी दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ जीन्स आर एक्सप्रेस्ड एंड हाउ दे फंक्शन। क्या है? ट्रांसक्रिप्टोम्स और प्रोटियोम्स दो की कॉन्सेप्ट है मॉलिकुलर बायोलॉजी के अंदर, जो कि हमें ये समझने में हेल्प करते हैं कि कैसे जीन्स एक्सप्रेस करते हैं और कैसे ये काम करते हैं, क्या इनका फंक्शन है। फर्स्ट अप इज ट्रांसक्रिप्टोम्स। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसक्रिप्टोम्स की। द टर्म ट्रांसक्रिप्टोम्स रेफर्स टू कंप्लीट सेट ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड इन अ सेल एट अ गिवन टाइम। एक गिवन टाइम के अंदर एक सेल ने कितने मॉलिक्यूल्स, कितने सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंप्लीट सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स आरएनए के प्रोड्यूस करे हैं, उसको हम ट्रांसक्रिप्टोम्स बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्टोम क्या है? एक टाइप की टर्म है जो कि आपको ये बताती है कि एक गिवन टाइम में एक सेल ने कितने सेट ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस किया है। थिंक ऑफ देम एज द लाइब्रेरी ऑफ ऑल बुक्स, दे वेयर ईच बुक रिप्रेजेंट अ जीन। आप इसको एक तरीके से सोच सकते हैं कि जैसे कि बुक्स की लाइब्रेरी होती है जहाँ पे बुक्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं जीन के साथ। मतलब पूरी की पूरी लाइब्रेरी है, वहाँ पे इतने सारे जीन्स प्रेजेंट है, मतलब एक सेल है और उसमें कितने टाइप के जीन्स या आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो ही आपका हो गया ट्रांसक्रिप्टोम्स। The transcriptomes tells us which genes is turned on off in different conditions like during development and और in response stress। क्या है? जो ट्रांसक्रिप्टोम्स हैं वो आपको ये बताता है आपके जीन्स को कि उनको कब काम करना है, कब उनको चलना है, कब उनको बंद होना है, कौन सी कंडीशन में करना है, क्या उनका डेवलपमेंट रहेगा, क्या उनका रिस्पॉन्स रहेगा स्ट्रेस के लिए, ये सब कुछ यही कंट्रोल करता है। By studying the transcriptome, scientists can gain insight into cellular function and disease mechanisms। क्या है? ये ट्रांसक्रिप्टोम की स्टडी करके साइंटिस्ट को ये पता लगता है कि सेलुलर कैसे फंक्शन करते हैं आपके सेल्स, और साथ ही साथ डिसीज मैकेनिज्म्स क्या क्या हो सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू प्रोटियोम्स। प्रोटियोम्स क्या है वो देख लेते हैं। दिस इज द एंटायर सेट ऑफ प्रोटीन्स एक्सप्रेस्ड बाय द जीनोम सेल और ऑर्गेनिज्म एट अ स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम में एक जीनोम के सेल के अंदर या फिर पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटायर सेट ऑफ प्रोटीन कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा सेट ऑफ प्रोटीन जो आपका पाया जा रहा है वो किस तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर रहा है गिवन टाइम के अंदर जी जीनोम के द्वारा, वो प्रोटियोम्स कहलाता है। ठीक है, इफ ट्रांसक्रिप्टोम्स इज लाइब्रेरी देन द प्रोटियोम्स इज दी bustling kitchen where all those recipes are being cooked up to delicious dishes। क्या है? अगर आप प्रोटियोम्स को लाइब्रेरी की तरह समझ सकते हैं तो सॉरी ट्रांसक्रिप्टोम्स को लाइब्रेरी की तरह समझ सकते हैं तो प्रोटियोम्स आपके बस्टिंग किचन की तरह होगा जहाँ पे सारी की सारी रेसिपीज बनाई जाती हैं, डिलीशियस फूड बनाया जाता है। तो आप सोचेंगे कैसा एग्जांपल दे रही है मैडम भी, आप इसको इस तरीके से समझिए कि भाई पूरे के पूरे सेल के अंदर, मतलब पूरी की पूरी आपकी जो किचन है उसके अंदर पूरे प्रोटीन जो कि मेन आपका इंग्रेडिएंट है किचन के अंदर, प्रोटीन्स, वो कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं गिवन टाइम में, उसको आपको प्रोटीन्स बोलते हैं। प्रोटीन्स आर workhorse of the cell, they carry out countless functions। क्या है? ये वर्कहॉर्स की तरह बिल्कुल काम करता है और ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करता है, फ्रॉम कैटेलाइजिंग रिएक्शन टू प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर सपोर्ट। ये क्या क्या करता है? ये रिएक्शन को भी कैटेलाइज कराता है, साथ ही साथ पूरे के पूरे उसके स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करता है। अंडरस्टैंडिंग द प्रोटियोम्स हेल्प अस टू सी हाउ जीन्स ट्रांसलेट इनटू एक्चुअल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। जब हम प्रोटियोम्स को समझते हैं तो हमें ये समझ आता है कि कैसे जीन्स एक्चुअली बायोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो व्हाई डू दिस कॉन्सेप्ट मैटर? तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे लिए इतना मैटर क्यों कर रहे हैं? बाय एनालाइजिंग बोथ ऑफ द ट्रांसक्रिप्टोम्स एंड प्रोटियोम्स टुगेदर, रिसर्चर्स कैन क्रिएट मोर comprehensive picture of cellular function। This combination approach is crucial for advancing personalized medicines, drug development and understanding the complex disease like cancers। क्या है? अगर दोनों मेथड्स को साइंटिस्ट अगर एक साथ रिसर्च करेंगे इनके ऊपर तो उनको सेलुलर फंक्शन अच्छे से पता चलेगा कि भी सेलुलर फंक्शंस कैसे होता है बॉडी के अंदर, और साथ ही साथ इन दोनों अप्रोचेस को यूज़ करके पर्सनलाइज मेडिसिन भी बना सकते हैं वो, और साथ ही साथ ड्रग डेवलपमेंट भी देख सकते हैं कैसे डेवलप होगा डिफरेंट ड्रग्स, और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप की डिसीज़ के ऊपर भी समझ सकते हैं जैसे कि कैंसर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपका राइट एप्लीकेशन ऑफ ओमिक्स टू ह्यूमन डिसीज। ह्यूमन डिसीज के लिए ओमिक्स की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो आपको बतानी है। ठीक है, ओमिक्स टेक्नोलॉजी आर रीशेप अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन डिसीज बट हाउ दे अप्लाइड इन मेडिसिन। ओमिक्स क्या है? एक टाइप की टेक्नोलॉजी है जो कि हमारी ह्यूमन डिसीज को लेके हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारी समझ को नई शेप देती है, नई समझ देती है। बट ये ओमिक्स टेक्नोलॉजी कैसे अप्लाइड होती है मेडिसिन के ऊपर वो देख लेते हैं हम। कैसे इस टेक्नोलॉजी से हमें ज़्यादातर डिसीज़ या फिर मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए पता चल सकता है, कैसे हम डिसीज़ को क्योर कर सकते हैं, वो ये आपको समझाती है। फर्स्ट अप जीनोमिक्स। सबसे पहले जीनोमिक्स में कैसे काम करती है? बाय सीक्वेंसिंग द जीनोम इन इंडिविजुअल, रिसर्चर्स कैन आइडेंटिफाई जेनेटिक म्यूटेशंस लिंक्ड टू डिसीज लाइक कैंसर एंड रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। क्या है? जीनोमिक के अंदर अगर ये जीनोम के सीक्वेंस को, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जीनोम के सीक्वेंस को पता लगा लें, आइडेंटिफाई कर दें कि भाई जीन जेनेटिक म्यूटेशन तो नहीं हो रहा, मतलब उसके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो तो नहीं चेंज हो रहे जिसकी वजह से म्यूटेशन तो नहीं हो रहा, और अगर वो म्यूटेशन कहीं डिसीज़ के साथ लिंक्ड है कि भाई उस म्यूटेशन के होने से कोई ना कोई डिसीज़ तो नहीं हो रही, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स या फिर कैंसर तो नहीं हो रहे, तो ये पता लगाने में हेल्प करता है। दिस इन्फॉर्मेशन इज क्रूशियल फॉर डेवलपिंग पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान टेलर टू ईच पेशेंट यूनिक जेनेटिक मेकअप। क्या है? ये जो म्यूटेशन हम अगर पता लगा लेते हैं जीनोमिक्स के द्वारा तो ये हेल्प करता है कि भाई अगर म्यूटेशन हो गई है और जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है तो उसके लिए हम पहले ही पर्सनल ट्रीटमेंट बना लें, और साथ ही साथ अगर उसका जेनेटिक मेकअप हो सके तो उसको भी चेंज कर दें। क्योंकि बहुत सारी टेक्निक है आजकल, डीएनए और डीएनए सीक्वेंस को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। ट्रांसक्रिप्टोमिक्स विच इज अ स्टडी ऑफ आरएनए एक्सप्रेशन लेवल। ट्रांसक्रिप्टोमिक आपको पता ही है आरएनए एक्सप्रेशन के लेवल को स्टडी करने का एक स्टडी है।
By analyzing how genes are expressed in different tissues, scientists can pinpoint biomarker for disease like Alzheimer's. क्या है, साइंटिस्ट एनालाइज करते हैं कि कैसे जीन्स एक्सप्रेस कर रहे हैं डिफरेंट टिश्यूज़ के लिए, तो साइंटिस्ट ये समझ पाते हैं कि भाई किस तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर वो डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं जो कि आपके डिसीज़ के साथ लिंक्ड हो सकते हैं, जैसे कि अल्जाइमर होता है, तो वहाँ पे आपका बायोमार्कर बना लेते हैं, पॉइंट कर लेते हैं आपके साइंटिस्ट, और जल्द मतलब जो अर्ली स्टेज होती है उसमें ही डायग्नोस कर लेते हैं कि भाई हाँ कोई ना कोई डिसीज़ हो रही है, और वो डिसीज़ को डायग्नोस करने के बाद मॉनिटरिंग कर लेते हैं, मॉनिटरिंग डिसीज़ करते हैं ताकि उसका प्रोग्रेशन आगे ना बढ़ सके डिसीज़ का। प्रोटियोमिक्स, नेक्स्ट है आपका प्रोटियोमिक्स। टेक इट अ स्टेप फर्दर बाय एग्जामिनिंग एंटायर सेट ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूसिंग इन अ सेल एट अ गिवन टाइम। आपको पता है प्रोटियोमिक्स एक स्टडी है जिसके अंदर पूरे के पूरे सेल के सेट ऑफ प्रोटीन को स्टडी किया जाता है एक गिवन टाइम के अंदर। दिस वाइटल फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स डिसीज लाइक डायबिटीज़। क्या है, इसमें आप क्रॉनिक डिसीज को भी पता लगा पाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई आपकी, कॉम्प्लेक्स डिसीज को भी। बाय आइडेंटिफाइंग प्रोटीन चेंज एसोसिएटेड विद डिसीज वी कैन डिस्कवर न्यू थेरेप्यूटिक टारगेट्स एंड इंप्रूव ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज। क्या है, अगर हम ये प्रोटीन चेंज जो हो रहे हैं डिसीज से अगर लिंक्ड हैं, वो एसोसिएट हैं, तो अगर उनको हम आइडेंटिफाई कर लें, मतलब हम नहीं साइंटिस्ट आइडेंटिफाई कर लें, तो वो नए थेरेपी को भी डिस्कवर कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज को भी इंप्रूव कर सकते हैं। Metabolomics focuses on small molecules or metabolites within the cell. It provides insight into metabolic disorders by revealing how metabolism is altered the condition obesity and cardiovascular disease. क्या है, मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मेटाबॉलिक्स एक स्टडी होती है जो कि फोकस करती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के ऊपर कि मेटाबोलाइट कर रहे हैं सेल का ठीक से या नहीं कर रहे, और अगर ठीक से नहीं हो पा रहा मेटाबॉलिक फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर, तो अगर उससे रिलेटेड भी कोई डिसऑर्डर हमारी बॉडी में हो रहा है, जैसे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड तो होगा आपका ओबेसिटी मींस मोटापा, या फिर कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हार्ट डिसीज भी हो सकते हैं मेटाबॉलिज्म के थ्रू, अगर ठीक से नहीं हुआ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, तो इनको भी पता लगाता है। और दिस कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू डाइटरी इंटरवेंशंस एंड मेडिकेशंस। अगर हम ये पता लगा लेते हैं कि ओबेसिटी तो नहीं हो रही या फिर कार्डियोवास्कुलर डिसीज तो नहीं हो रही, तो अगर ये पता लग जाता है तो क्या करेंगे, हम अपनी डाइट चेंज कर लेंगे भाई कि ठीक से मेटाबॉलिज्म हो सके उसका, और हमारी मेडिसिन लेने लगेंगे इसको ट्रीट करने के लिए। फाइनली epigenomic study chemical modification to DNA and histone that affect gene expression without altering DNA sequencing itself। क्या है, DNA के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रही है और हिस्टोन में क्या मॉडिफिकेशन हो रही है, और ये कैसे अफेक्ट कर रहा है पूरे के पूरे जीन एक्सप्रेशन को, बट DNA सीक्वेंस को खुद से ही अल्टर नहीं कर रहा है। इसकी स्टडी को हम बोलते हैं एपिजेनोमिक्स स्टडी। दिस फील्ड इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ एनवायरमेंटल फैक्टर कंट्रीब्यूट डिसीज लाइक कैंसर एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूट करते हैं डिसीज के लिए, डिसीज कॉज करने के लिए ह्यूमन बीइंग के अंदर, जैसे कि कैंसर हो गया या फिर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। अगर हम इसको भी पता लगा लें तो हम आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं और अर्ली डायग्नोसिस से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ये ओमिक्स की कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस थी जो आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हम लास्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो की आप टेंशन नहीं लीजिएगा, जल्दी हम करेंगे, आपका एग्जाम होने से पहले कंप्लीट करा दूंगी मैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग प्रोटियोमिक्स टेक्निक्स। आपको ये कुछ टाइप की प्रोटियोमिक्स टेक्निक्स दी गई हैं, उनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। पहला है आपका एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या है वो बताना है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज अ पावरफुल टेक्निक इज यूज्ड टू आइसोलेट स्पेसिफिक प्रोटीन फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। क्या है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एक पावरफुल टेक्निक है जो कि आपको कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से प्रोटीन को आइसोलेट करती है, स्पेसिफिक प्रोटीन को अलग कर लेती है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से। इट वर्क्स बाय यूजिंग अ स्टेशनरी फेज दैट हैज़ अ लीगेंड और अ मॉलिक्यूल दैट स्पेसिफिकली बाइंड टू द टारगेटेड प्रोटीन। ये कैसे काम करता है, ये स्टेशनरी फेज के साथ काम करता है जिसके अंदर एक लीगेंड या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और वो मॉलिक्यूल बाइंड कर लेता है आपके टारगेटेड प्रोटीन के साथ और उसको आइसोलेट कर देता है। व्हेन द सैंपल इज पास्ड थ्रू द कॉलम ओनली द प्रोटीन दैट बाइंड टू द लीगेंड आर रिटेन्ड व्हाइल अदर फ्लो थ्रू। क्या है, ये कैसे काम करता है, एक कॉलम के थ्रू ये सैंपल को डाला जाता है, और जो आपके टारगेटेड प्रोटीन होंगे जो कि बाइंड करे हैं लीगेंड के साथ, वो ऊपर रह जाएंगे और बाकी के प्रोटीन फ्लो के साथ नीचे बह जाएंगे। बाय वॉशिंग अवे अनबाउंड प्रोटीन यू कैन इलिवेट योर टारगेट प्रोटीन यूजिंग अ सॉल्यूशन दैट डिस्टर्ब द इंटरैक्शन। क्या है, आप अगर जो ऊपर छना हुआ बचा है आपका प्रोटीन, अगर उसको वॉश करते हैं तो अनबाउंड प्रोटीन मिल जाएगा आपको, जो आपका टारगेटेड प्रोटीन होगा, और उसको सॉल्यूशन के साथ यूज़ करके उसको इंटरैक्शन देख सकेंगे कैसे कैसे वो इंटरैक्ट है एक दूसरे के साथ। दिस मेथड इज नॉट ओनली हाईली सेलेक्टिव बट ऑल्सो अलाउज द प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इन देयर फंक्शनल फॉर्म। ये सिर्फ सेलेक्टिवली नहीं, हाईली सेलेक्टिव नहीं है ये मेथड, बट ये भी अलाउ करता है कि कैसे हम प्रोटीन को प्योरीफाई कर सकते हैं उसके फंक्शनल फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या होती है आप समझ गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक क्या है प्रोटियोमिक के अंदर। दिस टेक्निक इज क्रूशियल फॉर डिटेक्टिंग स्पेसिफिक प्रोटीन इन अ सैंपल। ये टेक्निक एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है आपकी, जिसके अंदर क्या होता है, एक गिवन सैंपल के अंदर आप स्पेसिफिक प्रोटीन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इट स्टार्ट्स विद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वेयर प्रोटीन आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर साइज। इसमें कैसे स्टार्ट होती है ये टेक्निक, ये स्टार्ट होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी एक आपकी टेक्निक ही होती है जिसमें प्रोटीन्स को उसके साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लिया जाता है। वन सेपरेटेड दे आर ट्रांसफॉर्म्ड ऑनटू अ मेम्ब्रेन। हियर वेयर इट गेट इंटरेस्टिंग, यू कैन प्रोब दिस मेम्ब्रेन विद एंटीबायोटिक
स्पेसिफिक टू योर टारगेट प्रोटीन। क्या है, इसको एक थिन मेम्ब्रेन के थ्रू छान लिया जाता है और सेपरेट कर लिया जाता है। तो आपको जो प्रोटीन मिलता है ऊपर, वो आप एंटीबायोटिक की तरह स्पेशल टारगेट प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करा के देख लेते हैं। आफ्टर वॉशिंग अवे एक्सेस एंटीबॉडीज, यू कैन विजुअलाइज द बाउंड एंटीबॉडीज यूजिंग various detection method, often leading to a clear band of membrane that indicate the presence and quality of the protein of interest। क्या है, जो आपने मेम्ब्रेन से अपना प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको आप वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद जो आपकी एंटीबॉडी एक्सेस एंटीबॉडीज बची होती हैं, उसको आप एक बैंड की तरह डिटेक्ट करते हैं। बैंड से बन जाते हैं और आपको जो बैंड शो होते हैं उस पर, मतलब पूरी पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर बैंड से बन जाते हैं, वो जो बैंड आपको शो हो रहे हैं वही क्वालिटी ऑफ प्रोटीन जो आपको चाहिए थी वो उस पर शो कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एंडमन सीक्वेंसिंग। एंडमन सीक्वेंसिंग क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है ये? दिस मेथड इज अ क्लासिक इन प्रोटीन एनालिसिस। ये मेथड एक क्लासिक मेथड है जो कि प्रोटीन को एनालाइज करने में हेल्प करता है। इट वर्क्स बाय सीक्वेंसली रिमूविंग वन अमीनो एसिड्स एट अ टाइम फ्रॉम द एन टर्मिनस ऑफ प्रोटीन। इसके अंदर क्या होता है, ये कैसे काम करता है कि ये रिमूव कर देता है एक एन प्रोटीन के एन टर्मिनस से एक अमीनो एसिड को हटा देता है। द रिलीज अमीनो एसिड इज देन आइडेंटिफाई थ्रू दी क्रोमेटोग्राफी। जो रिलीज अमीनो एसिड आपने हटाया है उसको आप क्रोमेटोग्राफी के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे। दिस टेक्निक इज particularly useful for determining the primary structure of protein, especially small peptide। क्या है, ये टेक्निक आपको यूजफुल होती है ये समझने के लिए कि भाई प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, स्पेशली स्मॉल जो पेप्टाइड्स उसमें प्रेजेंट है उसका क्या स्ट्रक्चर है। हाउएवर इट हैज़ इट्स लिमिटेशंस लाइक बीइंग लेस इफेक्टिव फॉर लार्जर प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। क्या है, इसकी खुद की भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कमियां हैं, लिमिटेशंस हैं। क्या है वो, कि भाई कम इफेक्टिव है लार्ज प्रोटीन्स के लिए और कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के लिए ज़्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको। मास स्पेक्ट्रोमेट्री ये इंपॉर्टेंट आएगा आपका, इसमें लॉन्ग भी अभी आपको समझाऊंगी आगे वीडियो में। मास स्पेक्ट्रोमेट्री एनालाइजेस द मास टू चार्ज रेशियो ऑफ आयोनाइज्ड पार्टिकल टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। क्या है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री एनालाइज करती है आपके मास टू चार्ज रेशियो को, जो कि आयोनाइज्ड करती है पार्टिकल को और प्रोटीन के कंपोजिशन को बताती है कि भाई मास टू चार्ज रेशियो और आयोनाइज्ड पार्टिकल किस किस रेशियो में प्रेजेंट है प्रोटीन के अंदर, मतलब प्रोटीन की एग्जैक्ट कंपोजिशन क्या है, कितने मास ऑफ चार्ज से मिलकर बना है, वो उसको बताती है। इट इनक्रेडिबली वर्सेटाइल एंड कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोटीन साइज, स्ट्रक्चर एंड इवन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ये आपको ये भी बताती है, ये भी इन्फॉर्मेशन देती है कि प्रोटीन का साइज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या क्या इसमें हुई हैं। वन ऑफ द स्टैंड आउट फीचर ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज दी सेंसिटिविटी। क्या है, इसका एक फीचर होता है कि ये बड़ा सेंसिटिव है। इट कैन डिटेक्ट लो अबेंडेंस प्रोटीन इन कॉम्प्लेक्स सैंपल्स। क्या है, लो अबेंडेंस प्रोटीन को भी डिटेक्ट कर लेता है ये कॉम्प्लेक्स सैंपल के अंदर भी। प्लस व्हेन कंबाइंड विद टेक्निक लाइक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इट अलाउज ऑफ हाई थ्रूपुट एनालिसिस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन साइमल्टेनियसली। क्या है, अगर इसको कंबाइन करें हम क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के साथ, तो ये हाई आउटपुट देगा आपको प्रोटीन, थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन को भी एक साथ स्टडी करने का। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स थी प्रोटियोमिक्स की, वो आपको देख लेना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ब्रिजिंग जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, एक्सप्लेन। क्या है, आपको एक टर्म दी गई है ब्रिजिंग जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स। इस टर्म से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, आंसर देखते हैं। जीनोमिक्स इज अ स्टडी, मतलब ये जीनोमिक और प्रोटियोमिक्स आपस में ब्रिजिंग बना के चल रहे हैं। तो क्यों बना रहे हैं, तो आप वैसे तो इतनी देर से समझ गए कि जीनोमिक्स किस चीज़ की स्टडी है, प्रोटियोमिक्स क्या है, तो उन दोनों के बारे में भी एक्सप्लेन कर देंगे तो काफ़ी है। बट देख लेते हैं कैसे प्रेजेंट करना है आपको। Genomic is the study of organism complete set of DNA including all its genes. It provide a blueprint for biological functions. Genomic क्या है, ऑर्गेनिज्म के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए की स्टडी है, जैसे कि सारे टाइप के कितने टाइप के उसके जीन्स प्रेजेंट हैं उसकी स्टडी को आप जीनोमिक्स बोलेंगे। इट प्रोवाइड ब्लूप्रिंट ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन, ये आपको ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है बायोलॉजिकल फंक्शंस के। ऑन द अदर हैंड प्रोटियोमिक्स फोकसेस ऑन एंटायर सेट ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट बाय एन ऑर्गेनिज्म। क्या है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने एंटायर सेट ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उसकी स्टडी को आप प्रोटियोमिक्स बोलते हैं, विच आर क्रूशियल फॉर कैरिंग आउट दोज फंक्शंस। और यही प्रोटीन्स के सेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए। सो व्हाई इज ब्रिजिंग दीज टू फील्ड्स इंपॉर्टेंट, तो इन दोनों फील्ड की ब्रिजिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। वेल, जीन्स डोंट वर्क इन आइसोलेशन। वैसे अगर देखा जाए तो जो जीन्स हैं आपके आइसोलेशन में अकेले कोई काम नहीं करते, दे आर रिलेटेड इनटू प्रोटीन विच परफॉर्म मोस्ट ऑफ द टास्क इन आवर सेल्स। क्या है, ये हमेशा ट्रांसलेटेड होते हैं प्रोटीन के अंदर और जो कि आपके ज़्यादातर काम करते हैं सेल्स के अंदर। बाय कनेक्टिंग जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स वी कैन गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग हाउ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसलेट इनटू बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अगर हम जीनोमिक और प्रोटियोमिक के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि भाई कैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसलेट होती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर। दिस इंटरेक्शन अलाउज रिसर्चर्स टू आइडेंटिफाई हाउ स्पेसिफिक जीन इन्फ्लुएंस प्रोटीन एक्सप्रेशन एंड फंक्शन। रिसर्च को ये जानने में आसानी होती है स्टडी से कि कैसे स्पेसिफिक जीन प्रोटीन के फंक्शन और एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डिस्कवर अ जीन, अ लिंक्ड जीन
to disease, understanding the corresponding protein can reveal how that gene contribute to disease progression and or response to treatment. क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे, अगर एक जीन आपका लिंक्ड है वो डिसीज के साथ, तो उसके साथ जो उसका कॉरेस्पॉन्ड प्रोटीन होगा वो रिवील कर देगा, वो बता देगा कि ये जीन कंट्रीब्यूट कर रहा है डिसीज के प्रोग्रेशन को, डिसीज बढ़ाने के लिए, और डिसीज को कैसे हमें ट्रीट करना है वो भी वो प्रोटीन बताता है. फर्दरमोर ब्रिजिंग दीज फील्ड्स एनहांस पर्सनलाइजिंग मेडिसिन. क्या है, अगर हम दोनों का ही ब्रिजिंग करेंगे इन फील्ड्स का, तो हमें ये हेल्प मिलेगी कि हमें कैसे मेडिसिन को एनहांस करना है. बाय एनालाइजिंग बोथ जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक डेटा वी कैन टेलर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल यूनिक जेनेटिक मेकअप एंड प्रोटीन प्रोफाइल. क्या है, अगर हम दोनों का ही डेटा लें, जीनोमिक और प्रोटियोमिक का, तो हमें ट्रीटमेंट बनाने के लिए हेल्प मिलेगी, और दोनों के प्रोटीन प्रोफाइल और जेनेटिक मेकअप को देख के इनका ट्रीटमेंट डिसीज का आसानी से हो सकता है. दिस मीन्स मोर इफेक्टिव थेरेपीज विद फ्यूअर साइड इफेक्ट. इसका मतलब क्या है, ज़्यादा अच्छी थेरेपीज बना पाएंगे हम कम साइड इफेक्ट के साथ. हम मीन्स साइंटिस्ट. In addition, combination genomics and proteomics can accelerate drug recovery. Researchers can identify potential drug target by studying the protein associated with specific gene, leading to innovations treatment for various disease. क्या है, अगर कॉम्बिनेशन हम दोनों देखें प्रोटियोमिक्स और जीनोमिक्स का, तो दोनों के दोनों ही हमें ड्रग डिस्कवरी में हेल्प कर रहे हैं. रिसर्चर्स को ये भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहे हैं कि कौन से ड्रग कहाँ पे टारगेट करेंगे, और कौन से प्रोटीन कौन से स्पेसिफिक जीन के साथ एसोसिएट होते हैं और लिंक करते हैं, और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप की जो भी डिसीज इनोवेट होंगी उसमें भी हेल्प करेंगे. ठीक है, तो ये टर्म से आप मतलब समझ गए होंगे. नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब माइनिंग ऑफ प्रोटियोमिक्स, डिस्कस द स्टेप टू बी फॉलोड इन दी प्रोटियोमिक माइनिंग स्ट्रेटजीज. पहले आपको बताना है माइनिंग ऑफ प्रोटियोमिक होती क्या है, और फिर इसके जितने भी स्टेप्स हैं वो बताने हैं. आंसर देखते हैं. प्रोटियोमिक्स माइनिंग इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द कंप्लीट सेट ऑफ प्रोटीन एक्सप्रेस्ड बाय अ जीनोम. क्या है, प्रोटियोमिक ऑफ माइनिंग एक स्टडी टाइप में ही है, जो कि आइडेंटिफाई करती है और एनालाइज करती है जीनोम के कंप्लीट सेट ऑफ प्रोटीन को कि कैसे वो एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं. दिस प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल फंक्शंस, डिसीज मैकेनिज्म्स एंड इवन ड्रग डेवलपमेंट. ये प्रोसेस आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बायोलॉजिकल फंक्शंस को भी बताता है, आपको डिसीज मैकेनिज्म्स को भी बताता है, और ड्रग डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है. सो हाउ डू वी डू इट, लेट्स ब्रेक डाउन द की स्टेप. फिर हम ये स्टेप कैसे कर सकते हैं, मतलब ये माइनिंग कैसे कर सकते हैं, माइनिंग ऑफ प्रोटियोमिक्स, उसके स्टेप्स देख लेते हैं. फर्स्ट वी स्टार्ट विद सैंपल प्रिपरेशन. सबसे पहले हम कुछ भी करेंगे तो सैंपल प्रिपेयर करेंगे. दिस इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन प्रोटीन फ्रॉम सेल और टिश्यू व्हाइल एंश्योरिंग दे रिमेन स्टेबल एंड इंटैक्ट. रिमेंबर क्वालिटी मैटर्स. क्या है, सबसे पहले तो हम प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करेंगे सेल्स के द्वारा और टिश्यू के द्वारा, और इंश्योर करेंगे कि वो आपस में इंटैक्ट रहें, स्टेबल रहें, और क्वालिटी मैटर करती है, तो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया जाएगा. नेक्स्ट वी मूव टू दी प्रोटीन सेपरेशन. नेक्स्ट स्टेप होगा आपका प्रोटीन को सेपरेट करने का. टेक्निक लाइक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आर यूज्ड टू आइसोलेट इंडिविजुअल प्रोटीन्स फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर. दिस स्टेप एसेंशियल फॉर एक्यूरेट एनालिसिस. जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोटीन सेपरेशन का, ये स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप की टेक्निक को यूज कर सकते हैं, जैसे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया या फिर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. मतलब एक क्रोमेटोग्राफी का पेपर लेंगे, उसमें आप वो प्रोटीन को लिक्विड के माध्यम से सेपरेट करेंगे, तो जो लिक्विड है नीचे छन के रह जाएगा, प्रोटीन आपको मिल जाएगा. और यही स्टेप आपका इंपॉर्टेंट होता है एक्यूरेट एनालिसिस के लिए. वंस वी हैव प्रोटीन सेपरेटेड, इट टाइम टू आइडेंटिफिकेशन. मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज द गो टू मेथड हियर. क्या है, जब आपका प्रोटीन सेपरेट हो गया, आपको मिल गया, तो अब नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका आइडेंटिफिकेशन का. इसके अंदर एक टेक्निक यूज करेंगे आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री की. It allows us to determine the mass and structure of protein, giving us insight into their identity and function. क्या है, ये जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री आपका मेथड है, ये आपको अलाउ करेगा ये समझने के लिए कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर और मास क्या है, और साथ ही साथ आपको ये भी समझ देगा कि इसके फंक्शन और आइडेंटिटी क्या है प्रोटीन की. आफ्टर आइडेंटिफिकेशन वी एनालाइज द डेटा बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स. क्या है, जब हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे इस प्रोटीन का, तो हम एनालाइज करेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स के द्वारा. दिस स्टेप हेल्प अस टू annotating protein functioning and understanding their interaction within biological pathways. क्या है, ये जो स्टेप है ये आपका इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कैसे प्रोटीन इंटरैक्ट है बायोलॉजिकल पाथवेज के साथ. फाइनली वी वैलिडेट आवर फाइंडिंग्स थ्रू द फंक्शनल एसे और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक टू कन्फर्म द रोल ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन इन अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. फाइनली जो आपने आपका रिजल्ट निकाला वो देखेंगे कि भाई प्रोटीन कैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर अपना स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं. ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस हो गया और उसके स्टेप्स हो गए कैसे कैसे करते हैं इसको परफॉर्म. ठीक है, तो आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इस बार मैंने बहुत लेंदी वीडियो बना दिया, बट कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगी कि 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाए आपका पूरे के पूरे चैप्टर, और एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट करा दूंगी MZO005. वैसे मैंने इसका पीडीएफ आपको पहले ग्रुप में दे दिया, तो उससे पढ़ लीजिएगा. MZOE001 का पहले ही पीडीएफ दे रखा है, और इसके भी आंसर्स जल्दी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे. तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर हेल्प मिली हो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मैं जल्दी से वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप सपोर्टिंग मी. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.